हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है सभी अच्छे होंगे। इस वीडियो में फिर से हम लोग सीडीपी ही क्लास कंटिन्यू करेंगे, यानी कि सीडीपी टेस्ट सीरीज चल रहा है। और ये आप लोगों के लिए, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको सीटेट, यूपी टेट और साथ ही साथ आपका सुपर टेट की भी तैयारी हो रही है। ठीक है, तो जो भी बच्चे हैं तो देखिए, सीडीपी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि आपका हर टीचिंग एग्जाम में पूछता है, और जो भी चैप्टर है तो वो कॉमन होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि अगर आप टीचिंग एग्ज़ाम निकालना चाहते हैं, तो क्वालिफाइड होना चाहते हैं, तो ये आपको देखना ही पड़ेगा और पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, तो सीडीपी को आप किसी भी हाल में स्किप नहीं कर सकते हैं, तो इसे पढ़ना ही पड़ेगा। पहला क्वेश्चन देखिए, इसीलिए पैतृक गुणों के हस्तांतरण के सिद्धांत को स्पष्ट किया था। आप लोगों ने पढ़ा होगा आनुवांशिकता का नियम, और आनुवांशिकता का जो नियम है उसमें एक टॉपिक है आनुवांशिकता और वातावरण, तो उसमें आप लोगों ने पढ़ा होगा पैतृक गुणों के हस्तांतरण का सिद्धांत। तो किसने दिया है? आपका ऑप्शन है डार्विन ने, रूसो ने, मेंडल ने, लॉक ने। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका मेंडल। थर्ड आंसर आपका सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? थर्ड आपका आंसर सही हो जाएगा, मेंडल। ठीक है, और साथ ही इसको इसलिए भी ध्यान रखिएगा मेंडल को, क्योंकि आनुवांशिकता के जो जनक माने जाते हैं, कौन माने जाते हैं? यही भाई साहब माने जाते हैं, मेंडल। ठीक है, इनका पूरा नाम है ग्रेगर मेंडल। और ये भी प्रश्न आते रहता है कि इन्होंने किस चीज़ पे अपना अध्ययन किया था। तो इन्होंने मटर और चूहों पर प्रयोग किया था, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अक्सर पूछ दिया जाता है कि मटर पर प्रयोग किसने किया था? तो मेंडल ने किया था। ठीक है, याद रखिएगा। और साथ ही ये भी याद रखिएगा, आनुवांशिकता के जनक कौन है? तो मेंडल है, और इनका पूरा नाम है ग्रेगर मेंडल। ठीक, अगला प्रश्न की बात करें। देखिए, अगला क्वेश्चन है, बालक की अभिवृद्धि जैविकीय नियमों के अनुसार होती है। बालक की अभिवृद्धि जैविकीय नियमों के अनुसार होती है, तो ये कथन किनका है? अभिवृद्धि की बात हो रही है, ग्रोथ की बात हो रही है। तो किसने कहा है कि बालक का जो ग्रोथ है वो जैविकीय नियमों के अनुसार होता है? तो अभिवृद्धि और वृद्धि चैप्टर आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो इसमें भी आप ऑप्शन लगा सकते हैं। देखिए, क्रॉगमैन, वीपी सिंह, हर्बर्ट स्पेंसर और गैसल। कौन सा आंसर सही है आपका? तो आपका सही है फर्स्ट ऑप्शन, क्रॉगमैन। ठीक है, और ये सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही हैं। अगर आप आने वाला जो भी एग्ज़ाम है, सीटेट है या यूपी टेट है, अगर अच्छे से ढंग से तैयारी करना चाहते हैं तो प्रत्येक जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन हैं उसको कम से कम देख के ज़रूर जाए। वहीं से प्रश्न आते रहते हैं, रिपीट होते रहता है सेशन। अगला प्रश्न देखिए, प्राकृतिक चयन के सिद्धांत का संबंध है। प्राकृतिक चयन के सिद्धांत का संबंध है किसके साथ है? पहला ऑप्शन देख लीजिए, सुकरात, डार्विन, प्लेटो, रूस। किनका कथन है? प्राकृतिक चयन के सिद्धांत का संबंध है। इसमें आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका सेकेंड ऑप्शन, डार्विन। ठीक है, डार्विन का नाम सुना होगा आप लोगों ने। तो इन्होंने क्या दिया है? प्राकृतिक चयन का सिद्धांत दिया है। ठीक है, डार्विन ने दिया है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए, बाल विकास का अर्थ है। बाल विकास का अर्थ है, इसमें दोस्तों 60 क्वेश्चन है टोटल, तो देख लीजिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन इसमें मैंने लिया है, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बाल विकास का क्या अर्थ है? तो बाल विकास का जो अर्थ होता है, व्यवहार में परिवर्तन होता है, या बालक का गुणात्मक विकास होता है, व्यक्तित्व का गुणात्मक विकास होता है, या बालक का गुणात्मक एवं परिमाणात्मक परिवर्तन होता है। तो आप लोगों ने सही आंसर गेस किया है, ये चौथा आंसर आपका सही हो जाएगा, बालक का गुणात्मक एवं परिमाणात्मक परिवर्तन। क्योंकि बाल विकास में मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि बाल विकास जो होता है उसमें क्या होता है, बालक का जन्म से लेके यानी कि गर्भ भी कह सकते हैं, जन्म या गर्भ से लेके, यानी कि जब वो गर्भ धारण करता है, यानी कि कोई स्त्री जब गर्भ धारण कर लेती है, उसके बाद से लेके मृत्यु पर्यंत तक जब हम लोग अध्ययन करते हैं, गर्भ से लेके, देखिए बाल मनोविज्ञान और बाल विकास में
केवल इतना डिफरेंस है कि गर्भ से लेकर मृत्यु तक जिसका अध्ययन हम करते हैं अगर बालक का या बालिका का, तो वो बाल विकास के अंतर्गत होता है और वो होता है बाल विकास। विकास मतलब डेवलपमेंट। उसमें शारीरिक के साथ जितनी भी विकास होती हैं, चाहे मानसिक विकास हो, भावनात्मक हो, भाषिक विकास हो, जो भी विकास होता है वो बाल विकास के अंतर्गत आ जाएगा और इसीलिए ये गुणात्मक के साथ साथ परिमाणात्मक भी होगा। तो आपका ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। वही बाल मनोविज्ञान की बात करें तो बाल मनोविज्ञान में क्या होता है बेसिकली, तो उसमें होता है कि गर्भ से लेके अगर हम किशोरावस्था तक ही किसी बालक का अध्ययन करते हैं, ठीक है, गर्भ से लेके किशोरावस्था तक का अध्ययन करते हैं तो वो हो जाता है, क्या हो जाता है, बाल मनोविज्ञान हो जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करें, देखिए अधिगम का पुनरावृत्ति का सिद्धांत किन्होंने दिया है? अधिगम का पुनरावृत्ति का सिद्धांत किसने दिया है? पहला ऑप्शन है आपका शीलर ने, कैम्प्स ने, पैट्रिक पैवलोव ने, स्टैनली हॉल ने। आपका सही आंसर हो जाएगा, सोच सकते हैं कौन सा आंसर सही है, बताइए आप सोच के। अधिगम का पुनरावृत्ति का सिद्धांत दिया है तो जिन्होंने किशोरावस्था को दबाव, तनाव, तूफान की अवस्था कहा है, उन्होंने ही दिया है अधिगम का पुनरावृत्ति का सिद्धांत। तो अब गेस कर सकते हैं आप लोग कौन सा आंसर सही होगा, स्टैनली हॉल। ठीक है, सही आंसर है, जिन्होंने भी गेस किया है। अब अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, देखिए निम्न में खेल पर आधारित विधि है, खेल पर आधारित विधि है। प्रश्न देखिए दोस्तों, इसी तरह से आपके एग्जाम में आएंगे। आपके सामने कोई भी कलरफुल बोर्ड नहीं होगा, कलरफुल कुछ नहीं होगा, या मतलब मैम नहीं बैठे होंगे या कोई भी टीचर नहीं होगा बताने के लिए कि ऐसे आंसर दीजिए। आपको इसी तरह का ब्लैक एंड वाइट जो भी चीज़ें स्क्रीन रहेंगी और वहीं पे आपको आंसर देना होगा कंप्यूटर पे। ठीक है, तो आदत डाल लीजिए अब ऐसे ही, क्योंकि जो टच बोर्ड होते हैं उसकी आदत, अब ये नहीं कि टच बोर्ड आपके सामने में होगा एग्ज़ाम के समय, नहीं, आपको ब्लैक और वाइट जो भी चीज़ें हैं स्क्रीन मिलेंगी और ऐसे ही आपको क्वेश्चन आंसर बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो जो निष्ठापूर्वक मेहनत करना चाहते हैं और एक सीट लेना चाहते हैं तो वो ज़रूर जुड़े हम लोगों के साथ, क्योंकि यहाँ पे वही प्रश्न पूछे जाते हैं जो आपके एग्ज़ाम में डायरेक्टली आते हैं। अब ये देखिए, डायरेक्टली कहने का मतलब ये नहीं कि आपका ये हूबहू प्रश्न पूछेगा, लेकिन हाँ आपको इतना अंदाज़ा हो जाएगा कि क्वेश्चन को डील कैसे करना है। ठीक है, तो नए हैं तो ज़रूर जुड़े चैनल से, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मेहनत करें ताकि आपको एक सीट मिले। तो खेल पर आधारित विधि कौन सी है, तो आप लोगों को पता होगा खेल पर आधारित जो विधि होती है वो क्या होती है, हम लोगों ने पढ़ा होगा किंडरगार्टन विधि, है ना, किंडरगार्टन विधि। ये आपका आंसर सही हो जाएगा। इसमें क्या होता है, बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में कौन सा मनोवैज्ञानिक नहीं है? इसमें पूछा जा रहा है कि मनोवैज्ञानिक कौन नहीं है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और ये आपके प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है वाटसन नहीं है मनोवैज्ञानिक। क्या आपने सुना है कि वाटसन मनोवैज्ञानिक नहीं है? बिल्कुल है, इन्होंने व्यवहार का जनक इन्हें कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। हल है, स्टैनली हॉल कहिए या हल क्लार्क कहिए, ये भी साइकोलॉजिस्ट है। जॉन डेवी की बात करें तो ये क्या है, शिक्षण शास्त्री है। ठीक है, शिक्षण शास्त्री है, साथ ही दर्शन शास्त्री भी हैं, तो ये नहीं है, आपका आंसर यही सही हो जाएगा। इनकी बात करें तो ये स्किनर है, स्किनर भी मनोवैज्ञानिक है ना, तो ये आपका आंसर सही होगा जॉन डेवी। ठीक है, जॉन डेवी दर्शन शास्त्री। अगला प्रश्न है, अभिवृद्धि शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए ग्रोथ, वृद्धि या विवृद्धि जिसको कहते हैं, तो ग्रोथ से संबंधित है। तो वृद्धि का अर्थ क्या हो जाएगा, शारीरिक विकास के लिए। ये आपको प्रश्न इतना झुंझलाहट करने की, मन झुंझलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे ही वृद्धि और अभिवृद्धि रहे तो आपका सीधा आंसर हो जाएगा शारीरिक विकास से। ठीक है, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न और ये प्रश्न बार बार रिपीट किए जाते हैं। बाल्यावस्था में विकास को छद्म परिपक्वता का अवस्था किसने कहा है? बाल्यावस्था में विकास को छद्म परिपक्व अवस्था किसने कहा है? तो आप लोगों ने नाम सुना होगा इसका, भली भांति आप लोग परिचित होंगे इनसे।
G.S. रोश, हरलॉक, स्टैनली हॉल और किलपैट्रिक। आप लोग गेस कर सकते हैं। आपका आंसर जो सही हो जाएगा ये होगा J.S. रॉस ने क्या कहा है कि जो बाल्यावस्था का काल होता है वो क्या होता है, छद्म परिपक्वता का अवस्था होता है। ठीक है, और साथ ही आपको बहुत सारे और भी होंगे, 2-4 मनोवैज्ञानिक हैं, उनका भी आपको याद रख लेना है, क्योंकि प्रश्न ऐसे कभी कभी क्या होते हैं, कथन हूबहू जिन लोगों का कथन है, जिन मनोवैज्ञानिकों ने कथन दिया है वो हूबहू कथन दे दिया जाता है और आपसे ऐसे ही प्रश्न पूछने को मिल जाता है, ऐसे देखने को प्रश्न मिल जाएंगे। तो ऐसे कथन को थोड़ा सा माइंड में सेट कर ले। अगला देखिए, कोहलर को अधिगम सिद्धांत निम्न में से किस नाम से जाना जाता है, यानी कि कोहलर जो है उनका जो सिद्धांत है अधिगम में लर्निंग थ्योरी है, तो वो किस नाम से जानी जाती है। तो ये तो भाई साहब आते ही हैं, हर एग्जाम में आ जाते हैं। कोहलर, थॉर्नडाइक और चोमस्की, वाइगोत्स्की, ये आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा, चाहे आप किसी भी प्रकार का टीचिंग एग्ज़ाम दे रहे हैं। तो कोहलर के अधिगम सिद्धांत का नाम क्या है, आप लोगों को पता होगा। देखते ही कुछ लोग आंसर दे दिए होंगे, आपका ये 4th आंसर सही हो जाएगा, अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत। और कोहलर क्या है, गेस्टाल्टवाद है। ठीक है, ये जर्मनी के मनोवैज्ञानिक है, इसीलिए इनको गेस्टाल्टवाद का सिद्धांत मनोवैज्ञानिक माना जाता है। इनका अंतर्दृष्टि या जिसको इनसाइट थ्योरी कहते हैं या सूझ का सिद्धांत कहते हैं, तो इन्होंने दिया है, चिंपैंजी पे जिन्होंने प्रयोग किया था, याद रखना है आपको। अब देखिए कौन से व्यवहारवादी नहीं है, कौन मनोवैज्ञानिक ऐसे हैं जो व्यवहारवादी नहीं हैं। पहला ऑप्शन है आपके पास J.B. वॉटसन, इवान पावलोव, B.F. स्किनर, सिगमंड फ्राइड। ये भी क्वेश्चन देख के कुछ लोगों के फट से मन में आया होगा कि ये आंसर सही है, तो कुछ लोग जो सोच रहे हैं 4th क्वेश्चन का आंसर, तो ये 4th आपका सही है, बिल्कुल है सही आपका सिगमंड फ्राइड। कौन सा आंसर सही है, ये आपका सही है सिगमंड फ्राइड, क्योंकि ये जितने भी 3 बचे हैं तो वो सभी हैं व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक। और ये आपको दिमाग में इतना याद रखना है कि J.B. वॉटसन जो है व्यवहारवाद के बिहेवियरिज्म के कौन है, जनक है। ठीक है, फादर ऑफ बिहेवियरिज्म किसे माना जाता है, वॉटसन को माना जाता है। और ये तीनों हैं क्या हैं, व्यवहारवादी है। और सिगमंड फ्राइड हैं, क्या है सिगमंड फ्राइड, तो सिगमंड फ्राइड जो है मनोविश्लेषणात्मक जनक माने जाते हैं, मनोविश्लेषणात्मक मनोविज्ञान के जनक माने जाते हैं, ये आपको याद रखना है। बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, जन्म के समय बालक की स्मरण शक्ति होती है, जन्म के समय बालक की स्मरण शक्ति होती है, तो कैसी होती है जन्म के समय बालक की स्मरण शक्ति, बहुत कम होती है, अधिक होती है, अत्यधिक होती है, कम होती है। तो क्या होती है, बहुत कम होती है। जो बालक जन्म लेता है तो उसकी मेमोरी पावर बहुत ही क्षीण होती है, बहुत ही कम होती है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखिए, आत्मगौरव की भावना सर्वाधिक पाई जाती है, आत्मगौरव की भावना सेल्फ प्राउड जिसको कहते हैं, वो सबसे अधिक किस अवस्था में पाई जाती है, तो किशोरावस्था का आप लोगों ने नाम सुना होगा, जो होता है 12 से 18 वर्ष, है ना। तो इसमें 12 से 18 वर्ष नहीं दिया है, तो आप 1 वर्ष ज़्यादा भी कर सकते हैं, ये आपका आंसर सही हो जाएगा 13 से 19 वर्ष। ठीक है, क्योंकि किशोरावस्था का वो काल होता है जब बच्चे क्या होते हैं, उसमें शारीरिक विकास के साथ साथ मानसिक विकास भी तीव्रता के साथ होता है, और उसमें सांवेगिक भावनाएं भी बहुत ज़्यादा तीव्र रूप में विकसित होने लगती है, जिसके कारण क्या होता है, इसमें बहुत ही उतार चढ़ाव का ये एज होता है। और इसी एज में बच्चे में आत्मगौरव की भावना उत्पन्न होने लगती है, और इसीलिए बच्चों को किसी मतलब उनके फ्रेंड के सामने या किसी परिवार के सामने उन्हें डांटना नहीं चाहिए, क्योंकि उस समय वो जो बच्चे होते हैं उनमें आत्मगौरव की भावना उत्पन्न होने लगती है, और वो समझने लगते हैं कि भाई हमारा भी रेस्पेक्ट है, तो हमारी बेइज्जती कोई ना करे,
तो ऐसी ऐसी भावनाएं उत्पन्न होने लगती है, इसीलिए थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है किशोरावस्था में। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, आत्मगौरव की भावना सर्वाधिक पाई जाती है तो 13 से 19 वर्ष में, जो कि किशोरावस्था का समय होता है। अगला प्रश्न देखिए, उत्तर बाल्यकाल का समय कब होता है? बाल्यकाल की बात करें तो बाल्यकाल का जो समय होता है वो कितना होता है? 6 से 12 वर्ष होता है। आप लोगों ने पढ़ा होगा 6 से 12 वर्ष का होता है चाइल्डहुड एज, है ना। और इसमें पूछा जा रहा है उत्तर बाल्यकाल का समय। आपसे डायरेक्टली भी पूछ सकता है बाल्यकाल का समय क्या होता है, लेकिन यहाँ पे पूछा गया उत्तर बाल्यकाल का समय क्या होता है। तो ये देखिए ऑप्शन आपके सामने, पहला है 1 से 3 वर्ष, 3 से 6 वर्ष, 12 से 18 वर्ष, 6 से 12 वर्ष। तो कौन सा आपका सही हो जाएगा आंसर? उसमें पूछा जा रहा है उत्तर बाल्यकाल, है ना। तो 6 से 12 वर्ष तो होगा, हो जाएगा, क्या होगा? बाल्यकाल का पूरा एज होगा। उसमें पूछा जा रहा है उत्तर बाल्यकाल, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका आंसर 3 से 6 वर्ष। ठीक है, 3 से 6 वर्ष आपका हो जाएगा उत्तर बाल्यकाल का समय। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जिस आयु में बालक की मानसिक योग्यता का लगभग पूर्ण विकास हो जाता है वह कौन सा आयु है? जिस आयु में बालक की मानसिक योग्यता का लगभग पूर्ण विकास हो जाता है तो वो कौन सा विकास है? आप लोगों को पता ही होगा कौन सा विकास है। एडोलसेंस की जो किशोरावस्था जिसको कहते हैं एडोलसेंस। तो ये देखिए 11 वर्ष, 9 वर्ष, 14 वर्ष, 6 वर्ष। किस एज में दीजिएगा? क्वेश्चन क्या है? एक सेकेंड, क्वेश्चन है, हाँ, जिस आयु में बालक की मानसिक योग्यता का लगभग पूर्ण विकास हो जाता है। तो पूर्ण विकास देखिए सबसे जो हाईएस्ट होगा वही होगा आपका आंसर। तो ये आपका आंसर होगा 14 वर्ष, यानी कि इसमें अगर 18 वर्ष दिया रहता तो ठीक है वो भी आंसर हो सकता है, लेकिन नहीं है तो ये आप दे सकते हैं, क्योंकि इस एज में क्या होता है किशोरावस्था होती है। तो इसमें क्या होता है मानसिक विकास पूर्ण रूप से विकसित होने की पूर्ण संभावना होती है। और जैसे ही किशोरावस्था अंत होता है, यानी कि 18 वर्ष जैसे ही बच्चे क्रॉस कर जाते हैं तो वैसे ही उनका पूर्ण विकास मस्तिष्क का हो जाता है। अगले प्रश्न की बात करें, देखिए लड़कियों में बाह्य परिवर्तन किस अवस्था में होने लगती है? लड़कियों में बाह्य परिवर्तन की बात करें तो बाह्य परिवर्तन शैशवावस्था पहला ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है आपके पास बाल्यावस्था, तीसरा है प्रौढ़ावस्था, चौथा है किशोरावस्था। ये भी प्रश्न का आंसर आप लोगों को पता चल गया होगा। किशोरावस्था का आंसर सही होगा, क्योंकि मैंने जस्ट ऊपर ही बताया था ऊपर वाले प्रश्न में 2-4 पहले कि किशोरावस्था का जो एज होता है उसमें क्या होता है शारीरिक विकास के साथ साथ मानसिक विकास भी और अन्य पक्ष का विकास भी तीव्रता के साथ होता है, जिसमें लड़कियों का जो होता है बाह्य पक्ष, शारीरिक बाह्य पक्ष जो विकसित होता है तो वो किशोरावस्था में हो जाता है। ठीक है, यही प्रश्न था, फोर्थ आंसर सही होगा। अब अगला प्रश्न देख लीजिए। अगले प्रश्न की बात करें तो क्वेश्चन है संवेगात्मक स्थिरता का लक्षण क्या है? संवेगात्मक स्थिरता का लक्षण क्या है? तो संवेग आपने चैप्टर पढ़ा होगा। तो संवेगात्मक स्थिरता का जो लक्षण होता है, देखिए आंसर ये आपके सामने रहा। जो लोग सेकंड बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही है। ठीक है, समायोजित सही है आप लोगों का। अगले प्रश्न की बात करें, संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ पूछा जा रहा है। तो पहला ऑप्शन है क्रोध तथा भय, स्नेह तथा प्रेम, उत्तेजना या भावों में उथल पुथल, वातावरण में समायोजन। जिनका भी आंसर थर्ड है उनका सही है। उत्तेजना या भावों में उथल पुथल ही संवेग कहलाता है, जिसको हम लोग अंग्रेजी में इमोशन कहते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न पे चले हम लोग। बालक में समाजीकरण का प्राथमिक घटक है। ये भी बहुत ही सिंपल है और बहुत बार एग्जाम में आया है।
तो ध्यान रखिएगा, बालक में समाजीकरण का प्राथमिक घटक है, जो समाज का प्राथमिक इकाई है वही समाजीकरण का प्राथमिक घटक होगा। तो बिल्कुल सही सोचा है आप लोगों ने। कौन सा सही होगा? परिवार आप लोगों का आंसर सही हो जाएगा, सेकंड। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये दोस्तों थोड़ा सा फॉल्ट हो गया है, ये 20 नहीं है, मतलब 20 कह सकते हैं या 21 एक क्वेश्चन इसमें मतलब यही क्वेश्चन है जो यहाँ आ गया है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन देखिए, माता की आवाज़ का नवजात के व्यवहार पर प्रभाव का प्रयोग किसने किया है? क्वेश्चन आपने देखा होगा, ये 2014 का क्वेश्चन है, सीटेट में पूछा गया था। माता की आवाज़ का नवजात के व्यवहार पर प्रभाव का प्रयोग किसने किया है? तो आपके ऑप्शन हैं, देखिए पहला है मॉन्टेस्री, शेगुइन, बर्क, टर्मन। तो ये आपका आंसर, जिन लोगों का आंसर सेकंड है उनका बिल्कुल सही है। ठीक है, माता के प्रभाव का, जो माता की आवाज़ होती है तो वो क्या होता है, जैसे कोई भी नवजात बच्चा हो तो जैसे ही अपनी माँ की आवाज़ सुनता है तो वो क्या करता है, वो उस पर रिएक्ट करना शुरू कर देता है। जो बच्चे होते हैं तो सबसे ज़्यादा रिएक्ट जो होता है बच्चे किसकी आवाज़ पे करते हैं? अपने मम्मी की आवाज़ पे करते हैं और पापा की आवाज़ पे करते हैं। तो वो किन्होंने ये दिया है, तो ये शेगुइन का कहना है कि माता की आवाज़ पर रिएक्ट बच्चे जल्दी करते हैं। अगला प्रश्न देखिए, शरीर के शीर्ष भाग से, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, VVI कह सकते हैं, MP कह सकते हैं, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन देखिए, शरीर के शीर्ष भाग से प्रारंभ होकर नीचे की दिशा में होने वाली शारीरिक वृद्धि को माना जाता है। तो क्या माना जाता है? तो इसको माना जाता है सिर पदाभिमुख अनुक्रम। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये, इसको याद रखिएगा। और इसका एक दूसरा भी नाम होता है मस्काधोमुखी। ठीक है, इस घटना को मस्काधोमुखी की भी प्रक्रिया कहते हैं। यानी कि जब बच्चे का विकास सेंटर से नहीं, एक सेकेंड, सिर से, शरीर के शीर्ष भाग से, है ना, शीर्ष भाग से, हाँ बिल्कुल सही। तो ये आंसर आपका सही है, थर्ड। यानी कि जब बच्चे जो ग्रोथ करते हैं तो सबसे पहला उनका सिर बनता है और उसके बाद जो भी प्रक्रियाएं होती हैं जैसे हाथ पैर वगैरह ये सब बाद में बनते हैं। तो उस घटना को सिर पदाभिमुख अनुक्रम कहते हैं और उसी को कहते हैं मस्काधोमुखी। ठीक है, ये आपको याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जिस बच्चे का केंद्र से विकास होता है, यानी कि जिसका पहले नाभि बनना शुरू होता है और उसके बाद अन्य शरीर का विकास होता है, उस घटना को क्या कहते हैं? तो दुर्भिमुख कहते हैं। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, दुर्भिमुख। ठीक, याद रखिएगा, बहुत बार प्रश्न ये आया हुआ है। अगला प्रश्न देखिए, किसी कार्य को करने की क्षमता को क्या कहते हैं? तो उसको तो अभियोग्यता ही कहते हैं। पहला इन्होंने जो भी आंसर लगाए हैं तो वही आपका आंसर सही है, बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के संकेतक हैं, तो क्या हो जाएगा आपका? दूसरों की आलोचना करना, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। सामवेगिक नियंत्रण, दिवा स्वप्न, ये भी नहीं होगा। जिद्दी प्रवृत्ति, ये भी नहीं होगा। आपका आंसर सही होगा, जिन्होंने सेकंड बताया है वो बिल्कुल उनका सही है। अगला प्रश्न देखिए, प्रशिक्षण एवं अभ्यास संबंधित है, तो ये प्रश्न आपका आंसर इनका सही हो जाएगा। प्रशिक्षण और व्यवहार संबंधित है तो ये आपका सही होगा, व्यवहारवाद। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पे। समूह विधियों द्वारा सीखने का उदाहरण है। समूह विधियों यानी कि जब कभी भी बच्चे ग्रुप में सीखते हैं तो उसको क्या कहते हैं? कौन कौन सी विधियाँ उसमें आ जाएगी? तो ये वाद विवाद भी आ जाएगा, कार्यशाला विधि भी आ जाएगी, विचार गोष्ठी विधि, और ये सभी तो आपका सही हो जाएगा, ये फोर्थ। ठीक है,
अगले प्रश्न पे चलते हैं। कक्षा कक्ष संप्रेषण होना चाहिए। कक्षा कक्ष संप्रेषण होना चाहिए तो कैसा होना चाहिए? जो कक्षा का वातावरण है उसमें कम्युनिकेशन कैसा होना चाहिए? तो वो होना चाहिए छात्र केंद्रित, है ना। क्योंकि मैंने ये बताया है कि जब कभी भी आप आंसर दें तो हमेशा छात्र के हित को ध्यान में रखते हुए आंसर दें, आपका आंसर सही रहेगा। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन कहलाता है। तो अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन हम लोगों ने बहुत ही रट्टा मारा है भाई, सीखना को ही कहते हैं अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन। अगर आपने अधिगम का चैप्टर नहीं पढ़ा है, नहीं देखा है, तो प्लेलिस्ट में ज़रूर जाएं। अधिगम से रिलेटेड जितनी भी टॉपिक है मैंने उसे एक ही वीडियो में कंप्लीट करवाया है, तो वो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। ज़रूर देखें वीडियो प्लेलिस्ट में जाके, आपका सही आंसर हो जाएगा सीखना। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास हो जाता है? तो ये भी आपको ज़्यादा चिंता करने वाली बात या मतलब माथापच्ची वाला प्रश्न नहीं कह सकते हैं। विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास हो जाता है? तो वो अवस्था सही सोचा है आप लोगों ने, कौन सा हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा, ये भाई साहब किशोरावस्था। ठीक है, कौन सा सही है? किशोरावस्था। थर्ड आपका आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, शिशु का अधिकांश व्यवहार आधारित होता है। शिशु का जो बच्चे होते हैं, नवजात शिशु जिसको कह सकते हैं, या शिशु शिशुअवस्था में जन्म से 2 वर्ष का जो समय होता है, तो वो व्यवहार आधारित होता है। पहला देखिए, नैतिकता पर, वास्तविकता पर, ध्यान पर, मूल प्रवृत्ति पर। कैसा होता है बच्चों का? जो बच्चे होते हैं शिशुअवस्था में, उसमें सबसे ज़्यादा देखिए, शिशुअवस्था में बच्चे मॉडल होते हैं, यानी कि नैतिकता पर आधारित वो अत्यधिक बातें मतलब दिमाग में रखते हैं। शिशु का अधिकांश व्यवहार नैतिकता पर ही आधारित होता है। और बाद बाकी जो भी जितने भी मतलब एजेस हैं, जैसे कि आपका हो गया बाल्यावस्था, फिर हो गया शिशुअवस्था को छोड़ के जो भी अवस्थाएं हैं, चाहे बाल्यावस्था हो, किशोरावस्था हो, प्रौढ़ावस्था हो, ये सभी अवस्थाएं में हम लोगों में क्या आ जाती है? तो हम लोगों में आ जाता है कुछ ना कुछ बिहेवियर में बहुत ज़्यादा चेंज आ जाता है। क्योंकि हम लोग अपने बारे में सोचते हैं, अपने परिवार के बारे में सोचते हैं, यानी कि हमें उसके अलावा कुछ दिखता ही नहीं। यानी कि जहाँ प्रॉफिट मिलता है हमें, तो वही चीज़ें हम करने लगते हैं। और मोरालिटी हम लोगों की जो होती है, धीरे धीरे क्या होती है? ख़त्म होने लगती है। और वो जो कहते हैं ना साफ मन होता है ना, साफ मन किस अवस्था में होता है? तो वो शिशुअवस्था में ही होता है, नवजात शिशु में ही होता है। तो ये आपका आंसर सही हो जाएगा। बाद बाकी हम लोगों का मन क्या होता है? पापी हो जाता है। होता है कि नहीं होता है? तो आप लोगों का ये आंसर सही हो जाएगा नैतिकता पर। बाद बाकी जो भी एज है, तो उसमें ये इन चीज़ों पे आधारित होता है। वास्तविकता पर आधारित होगा, ध्यान पर आधारित होगा, या मूल प्रवृत्ति पर आधारित होगा। बाद बाकी आपका पहला आंसर सही हो जाएगा। ठीक है। अब आज का अंतिम प्रश्न, आगे का जो भी प्रश्न है वो हम अगले वीडियो में देखेंगे, क्योंकि बहुत ही वीडियो लंबा हो जाता है तो थोड़ा सा बोझिल होने लगता है। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण ये भी प्रश्न बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में। व्यवहारवादी ने कहा है, यानी कि कौन से व्यवहारवादी ने कहा है कि मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर या जो चाहूँ बना सकता हूँ। बहुत ही फेमस ये आप डायलॉग कह सकते हैं, स्टेटमेंट जिनका है। ये किनका है? तो जो व्यवहारवाद के जनक हैं उनका ही कथन है। और जैसे ही मैंने व्यवहारवाद कहा, तो वैसे ही सबके मन में प्रश्न आंसर आ गया होगा, वाटसन। ठीक है, तो यही आंसर सही है। वाटसन ने कहा है कि मुझे कोई भी बच्चे दे दो, यानी मैं उसको कुछ भी बना सकता हूँ। ठीक है, और उन्होंने ऐसा किया भी है, क्योंकि एनवायरनमेंट का प्रभाव बहुत हद तक बच्चे पर पड़ता है, बहुत ज़्यादा पड़ता है। वंश का भी पड़ता है, वंशानुक्रम का भी पड़ता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो प्रभाव होता है किस चीज़ का पड़ता है? वातावरण का पड़ता है ना। वातावरण का पड़ता है। तो इसीलिए इन्होंने कहा है कि ज़रूरी नहीं है कि किसी भी प्रकार का बच्चा हो, मुझे वो दो और मैं उसे डॉक्टर बनाऊँगा, या इंजीनियर बनाऊंगा, या शिक्षक बनाऊंगा, या कुछ भी जो मन चाहे वो बना दूंगा। उनका कहने का मतलब है मैं उस वातावरण में बच्चों को रखूंगा जिससे वो बच्चा वैसे ही
बने, आगे बने डॉक्टर, अगर उसका परिवेश डॉक्टर बनने वाला है, यानी कि अगर वो दिन रात डॉक्टर की तैयारी के लिए जहाँ पे पढ़ाई होती है तो उस परिवेश में रखता है तो वो डॉक्टर ही बनेगा, क्योंकि उसके मन मस्तिष्क में ये छप जाएगा कि हाँ भाई हमें डॉक्टर बनना है ना। तो इसीलिए इन्होंने कहा है, इनका बहुत ही फेमस कथन है, तो ये आपको याद रखना है। अगले प्रश्न, यानी इसमें टोटल 60 प्रश्न हैं, तो हम लोगों ने 31 तक किया है। तो अगला प्रश्न हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन कह रहे हैं, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। चलिए तैयारी कंटिन्यू रखेंगे, कल अगला वीडियो मिल जाएगा। तब तक के लिए तैयारी करिए, मेहनत करिए, और मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।